नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जीएसटी इस्लाहात पर कल से होगा अमल। पीएम मोदी ने करार दिया जीएसटी बचत उत्सव। कहा मुल्क की तरक्की को मिलेगी नई रफ्तार। पिछले चंद सालों के दौरान अवाम ने हुकूमत की गलत पॉलिसियों की मार झेली है। जीएसटी इस्लाहात पर अपोजिशन का रद्द अमल। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर कर लिया तस्लीम। ताहम कहा हमास का नहीं होगा कोई रोल। अमेरिका को 1 मीटर जमीन भी नहीं दी जाएगी। ट्रंप के बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस लेने के मुतालबे पर अफगानिस्तान के वजीर खारजा का सख्त तबसरा। और खबरों की तफसील। दुबई में एशिया कप T20 के सुपर 4 का अहम मुकाबला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी है। हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी की दावत दी है। पाकिस्तान का पहला विकेट 21 रन के मजमूई स्कोर पर गिरा। हार्दिक पांड्या ने सलामी बल्लेबाज फखर जमा को आउट करते हुए टीम को पहली कामयाबी दिलाई। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने संभल कर खेलते हुए पाकिस्तानी इनिंग्स को आगे बढ़ाया। साहबजादा फरहान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। आखिरी खबर मिलने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है, जिससे आवाम का पैसा बचेगा और कारोबार आसान होगा। पेश रिपोर्ट। मुल्क में 22 सितंबर से जीएसटी इस्लाहात पर अमल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से अपने खिताब में कहा कि जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है, जिससे आवाम का पैसा बचेगा और कारोबार आसान होगा। इन्होंने कहा कि जीएसटी इस्लाहात से मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस्लाहात के जरिए बेशतर अशिया व खिदमात पर अब सिर्फ 5% टैक्स ही लगेगा। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने मुल्क में तैयार करदा मसनूआत के इस्तेमाल पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया सबसे पहले होना चाहिए। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी।
हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जरूरत के मुताबिक जीएसटी में इस्लाहात की जाती रहेंगी। वादे रहे कि अशिया और खिदमत टैक्स यानी जीएसटी पर अब 4 के बजाय सिर्फ 2 स्लैब होंगे। जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही होंगे, जबकि 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। हुकूमत ने इस्लाहात के तहत बहुत सी जरूरी अशिया और खिदमत को जीएसटी इस्तिस्ना दिया है, जबकि बेशतर अशिया को 5% टैक्स के जुमरे में रखा गया है। हुकूमत का दावा है कि इन इस्लाहात से अवाम को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने जीएसटी इस्लाहात को खुशाइंद करार दिया। इन्होंने कहा कि इससे अवाम को फायदा होगा। इन्होंने इस फैसले के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। इस तरह से जीएसटी के स्लैब्स में इतना सुविधाजनक बनाना और जनता को उसका सीधा लाभ देना, और 98% वस्तुओं पे जिस तरीके से जीएसटी कम हुआ है उसका सीधा सीधा लाभ जनता तक पहुंचने वाला है। हर वस्तु जो कि एक आम जन की जरूरत की वस्तु थी वो उसको कम रेटों पे मिलेगी। दिल्ली राज्य की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखरन ने जीएसटी इस्लाहात पर कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 75 वर्षों में जो काम नहीं हुए वो अब मोदी हुकूमत में हो रहे हैं। Look, when people today look back at the last 10 years and see how far India has come, today we are sitting in a place where India is the 4th largest economy in the world. We are the fastest growing major economy in the world. Youngsters have created hundreds and thousands and lakhs of startups. We are today creating opportunity for those who never had opportunity for 75 years. The government is in a position today to spend record amounts of money in creating public infrastructure, on national security and all of those important areas which we had been deprived of funds for so many years. How did this happen? जीएसटी इस्लाहात पर पीएम मोदी के कौम से खिताब पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि आज पीएम मोदी ने जो कुछ कहा इसमें कोई नई बात नहीं। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस 2017 से इन इस्लाहात का मुतालबा कर रही थी। टैक्स स्लैब में सुधार करके मोदी जी तो मुंह खोलते हैं तो सबको लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया, मुंह बंद करते हैं तब हमें लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया। लेकिन आज जो उन्होंने कहा उसमें नया क्या है बताइए। 15 अगस्त को घोषणा की थी, एक ऐसी घोषणा जो 2017 से हम मांग करते आए थे। आज कह रहे हैं उत्सव मनाइए। तो पिछले 10 साल 9 साल क्या मातम था? मानते हो आपकी वजह से मातम था हर घर में, हर व्यापार में। आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ढींग आंक रहे हो कि एमएसएमई को तबाह किसने किया? आपकी नोटबंदी ने किया, पिछले 9 साल आपकी नीतियों ने किया, आपकी जीएसटी ने किया। तो एमएसएमई को सिर्फ उनके लिए लिप सर्विस, सिर्फ उनके बारे में बात करने से तो एमएसएमई नहीं चल पड़ेंगे। देखिए चाइना के साथ जो व्यापार है उसमें क्या उसके आंकड़े देखिए। तो आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो उसमें भी अगर आप सोच समझ कर करें, कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने पिछली दरों पर सामान खरीदा होगा, रॉ मटेरियल हुआ, स्टॉक्स हुए, उनको कोई राहत का पैकेज की घोषणा करनी चाहिए आपको। दूसरा, राज्य स्तरीय जीएसटी की बहुत आवश्यकता है। कांग्रेस की लीडर सुप्रिया ने भी जीएसटी इस्लाहात पर अपना रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि पिछले चंद सालों के दौरान अवाम ने हुकूमत के गलत पॉलिसियों की मार झेली है। देखिए, मुझे मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनकर बड़ा अजीब लगा। इसलिए अजीब लगा क्योंकि आज रात 12 बजे से और कल के सूर्योदय से नया जीएसटी लागू हो जाएगा। इसका अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निर्णय लेने से पहले मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोल दिया था। आज एकदम से मोदी जी को लगा अरे कल बदलाव आएगा
बिना मेरा चेहरा छपे, बिना मेरा चेहरा चमके कैसे ये बदलाव आ सकता, तो वो बोलने के लिए आ गए। उन्होंने कुछ नया तो बोला नहीं सर्वप्रथम, लेकिन आज जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लगा था मानो 2017 में किसी और की सरकार ने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी आप ही ने लागू किया था और गलत सलत जीएसटी लागू किया था, इसीलिए उसको हम लगातार गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए आए हैं। 2017 से लेकर आज तक आपने जबरदस्त वसूली करी लोगों से। मुझे तो लग रहा था आज मोदी जी आएंगे और हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि मैंने 8 साल गब्बर सिंह टैक्स लगाकर आपकी जो कमर तोड़ी, पहले तो मुझे उसके लिए माफ कीजिए। असलियत यह है 2017-18 में 11 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा हुआ था, 2024-25 में वो 22 लाख करोड़ हो गया। 64% जीएसटी जो देश के सबसे कम आमदनी वाले लोग हैं वो दे रहे थे। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने जब कहा कि त्योहारों में इस बार मिठास आएगी, तो 8 साल से लोगों को महंगाई की मार और जीएसटी के गब्बर सिंह टैक्स से दबाकर उनकी मुंह में कड़वाहट क्यों घोल रहे थे। एक बहुत बड़ा जो इशू है जो स्टेट्स ने उठाया उनका कॉम्पनसेशन का, वो अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और स्टेट्स लगातार ये सवाल पूछ रही है, भाजपा शासित स्टेट्स भी। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी जीएसटी इस्लाहात पर तबसरा करते हुए हुकूमत से पूछा कि गुज़िश्ता 8 साल तक मुल्क के अवाम पर टैक्स का बोझ क्यों डाला गया। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत चंद लोगों को अमीर बनाने में लगी हुई है। देखिए, ऐसा है कि जीएसटी कम करने पे अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास आज प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। तो जब 2017 में जीएसटी लेके आए थे तो याद कीजिए देश की जनता को क्या बताया गया था। देश की जनता को कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी क्रांति मोदी जी लेके आए हैं। लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए, रात में 12 बजे जीएसटी पास होगी और इस जीएसटी के माध्यम से देश में बहुत बड़ी अर्थ क्रांति आ जाएगी। लेकिन पिछले 8 सालों में देश की जनता से लाखों करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे लूटने या कह लीजिए वसूलने या कह लीजिए कि अवैध रूप से वसूलने के बाद अब वो कह रहे हैं कि साहब हम टैक्स में छूट दे रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 8 साल तक आपने इस देश की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादा क्यों? जीएसटी के नियमों में आपने सैकड़ों बार परिवर्तन किया, 1-2 बार नहीं, बार बार आपने परिवर्तन किया। यानी कि जीएसटी जिसके बारे में विपक्षी पार्टियों से लेकर देश की जनता कह रही थी कि आप ये जबरदस्ती का टैक्स जनता के ऊपर लाद रहे हैं, आपने तब उनकी बात नहीं सुनी। 8 साल तक जो अवैध रूप से लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता का लूटा गया है, वो पैसा उनके खातों में वापस होना चाहिए। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को अमन के आलमी दिन पर अमन, अदम तशद्दुद और इत्तेहाद को बरकरार रहने की अहमियत पर जोर दिया। एक पैगाम में खड़गे ने महात्मा गांधी के जरिए अदम तशद्दुद के लाजवाल फलसफे पर रोशनी डाली। खड़गे ने कहा कि अमन के इस बैनुल-अक़वामी दिन पर जैसा कि तनाज़ात और तक़सीम हमारी दुनिया को दागदार कर रहे हैं, आइए हम अमन, अदम तशद्दुद और इत्तेहाद को बरकरार रखने के अपने अहद का इरादा करें। पूर्णिया में एलजेपी रामविलास की नौसंकल्प महासभा का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर चिराग पासवान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। चिराग पासवान ने अपने खिताब का आगाज़ बिहारी फर्स्ट के नारे से किया। अपने खिताब के दौरान इन्होंने नीतीश कुमार पर भी दरपर्दा तनकीद की। इन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, ताहम ऐसा नहीं हुआ। बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। विराम लगाने की अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, अनंत संभावनाएं हैं। हमारा प्रदेश
अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर अगर हम लोग कार्य करें तो हमारे देश का सबसे विकसित राज्य हमारा प्रदेश बन सकता है। इतनी क्षमता है। आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने अयोध्या में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान कानपुर के उन नौजवानों के हक़ में आवाज़ बुलंद की जिन पर आई लव मोहम्मद कहने की वजह से मुकदमा दर्ज किया गया। जलसे से खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद, आओ मुझ पर भी मुकदमा करो, देखना चाहता हूँ तुम्हारी जेल में कितनी जगह है। चंद्रशेखर आज़ाद ने मजीद कहा कि जहाँ छोटी और मक्कार सेकुलर जमातों के रहनुमा लफ्ज़ मुस्लिम कहने से भी परहेज़ करते हैं, वहीं इन्होंने खुलेआम स्टेज से आई लव मोहम्मद कहकर अपनी बात रखी। हमारे साथियों, अब का आलम यह है, मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, आई लो मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। जितना प्यार हम बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं, उतने उन तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों को भी करते हैं जिन्होंने। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के कई इलाकों में मुकामी नौजवानों ने आई लव मोहम्मद के बैनर लगाकर और दुकानों पर पोस्टर आवेजा करके पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार किया। नौजवानों ने कानपुर वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम मुसलमानों के दीनी जज्बात को मजरूह करने वाले हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़कों और इमारतों पर बड़े पैमाने पर आई लव मोहम्मद के बैनर नस्ब किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मुहिम तेज़ी से फैल रही है और हज़ारों अफराद अपने प्रोफाइल्स और पोस्ट में आई लव मोहम्मद के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि ये तहरीक पुरअमन तौर पर अपने जज्बात और अक़ीदत का इजहार का ज़रिया है, जिसका मकसद दुनिया को पैगाम देना है कि मुसलमान अपनी जान से बढ़कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और किसी भी किस्म की तौहीन या इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र मुस्लिम फेडरेशन की एक नई शाख जालना में कायम की गई है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल और मुतालबात को इंतजामिया और हुकूमत के सामने मौसर तरीके से पेश किया जा सके। ये फैसला एक खुसूसी इजलास के दौरान किया गया। ये तंजीम गैर सियासी होगी और इसमें मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे शामिल होंगे। मुस्लिम कम्युनिटी की वसी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। इस मीटिंग में जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के सदर मौलाना इलियास फलाही समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। शुरका ने तंजीम के किरदार को अहम करार देते हुए इसे मुआशरे की तरक्की और मसावी नुमाइंदगी के लिए एक मुस्बत इक़दाम करार दिया। जालना आने का मकसद ये है कि जो जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स जो कायम है अदल व इंसाफ के लिए और जुल्म के खात्मे के लिए, और जो उम्मत पर जो चीज़ें लादी जा रही है और जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं जिनमें जबर है, उनको हल करने के लिए शहर जालना में ज़िली सतह पर इसको मजबूत करने के लिए यहाँ ज़िम्मेदारान जितने भी है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इस मुहिम में कामयाब नज़र आ रहे हैं। कन्वीनर भी बन गए हैं और ताल्लुक़ों से कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी लिए गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका आना मुबारक होगा और ये एक तरह का प्रेशर ग्रुप भी होगा। इसलिए ज़रूरी है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इस दौर में जितनी बीमारियां पैदा हो गई है और पैदा हो रही है, उतने मालिज पैदा हो रहे हैं और उतने दवाखाने बन रहे हैं। उनका मकसद जो है इन बीमारियों को ख़त्म करना है, दूर करना है। इसलिए जो है इस फेडरेशन का क़याम अमल में आया है। को लेकर फेडरेशन की क्या भूमिका है? जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ है, उसी मौक़िफ़ के ऊपर ये
उत्तर प्रदेश के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड यूपी ATS ने भिवंडी से 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिन पर फिलिस्तीन के लिए फंड्स इकट्ठा करने और इन्हें गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मोहम्मद अयान, मोहम्मद हुसैन, अबू सुफियान, तजम्मुल अंसारी और जैद अब्दुल कादिर के नाम से हुई है। मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर तकरीबन 3 लाख रुपए इकट्ठे किए थे और इसे उत्तर प्रदेश में अपने साथियों के जरिए बैरून मुल्क भेज दिया था। ये कार्रवाई यूपी ATS और मुकामी पुलिस की मुश्तरका तहकीकात के बाद हुई। मुलजिमीन से शांतिनगर पुलिस स्टेशन में पूछगछ की गई और बाद में इन्हें मजीद तफ्तीश के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया। जांच एजेंसियां अब मुलजिमीन और उनके मुमकिन साथियों के जरिए इस्तेमाल किए गए मालियाती और ऑनलाइन नेटवर्क्स की छानबीन कर रही हैं। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया, जिससे खारजा पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली और अमेरिका के साथ रिवायती सबबंदी से हटने का इशारा मिलता है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का यह कदम इसे फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले 140 से ज़्यादा दीगर ममालिक के साथ शामिल करता है, लेकिन इसराइल और इसके अहम इत्तेहादी अमेरिका दोनों को नाराज़ करेगा। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई हौलनाकी के पेश नज़र हम अमन और 2 रियासती हल के इम्कान को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के साथ साथ एक महफूज इसराइल भी हो। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन की रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया, लेकिन हमास का फ़लस्तीन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने भी इतवार को ऐलान किया है कि इनका मुल्क अब फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करता है। In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace, to try to rebuild their lives free from violence and suffering. That's what the British people desperately want to see. Yet, almost 2 years after the barbaric attacks of October the 7th, hostages are still held by the terrorists of Hamas. Recent images show the hostages suffering and emaciated. Hamas even refuse to release all the bodies of the dead. सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ममलकत फ़लस्तीनी अवाम के मुश्किलात के ख़ात्मे और जारी पुरतशद्दुद चक्कर को रोकने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखेगी। इन्होंने जोर दिया कि फ़लस्तीन का मसला सऊदी अरब के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर ममलकत इस पर अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करती है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब एक मुनसिफाना हल के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार लाएगा, जिसका आगाज़ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से होगा और जिसका मकसद ख़ित्ते में जामे और पायदार अमन कायम करना है। अमरीकी सदर ट्रंप के बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस लेने के मुतालबे पर अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका को 1 मीटर ज़मीन भी नहीं दी जाएगी। वादे है कि ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को वापस नहीं देता तो संगीन नतायज भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन इंतजामिया की बड़ी गलती थी, इसे ठीक किया जाएगा। इन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के करीब है और अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान में वापसी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने H-1B वीज़े पर भारी फीस आयद कर दी है। नई फीस $1 लाख अमरीकी डॉलर रखी गई है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया कि ये एक बार की फ़ीस है, सालाना फ़ीस नहीं है और इसका इतलाक़ सिर्फ नई दरख्वास्तों पर होगा। ये फ़ीस मौजूदा H-1B वीज़ा होल्डर्स या बैरून मुल्क रहने वालों पर लागू नहीं होगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रणदीप सुरजेवाला ने H-1 वीज़ा मामले पर रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म और कमज़ोर हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क के लाखों नौजवानों से
H-1B वीज़ा के लिए तकरीबन 85 लाख रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका में काम करने वाले हिंदुस्तानी वतन वापस होने पर मजबूर होंगे। ये एक बड़ी नाकामी होगी। एक कमजोर प्रधानमंत्री और एक कमजोर सरकार की नीतियों के चलते सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लैस देश के लाखों करोड़ों नौजवान, उनसे अब H-1B1 वीज़ा पर अमेरिका में 85 लाख रुपया वसूला जाएगा। उतनी तो उनकी तनख्वाह ही नहीं है, वो कहाँ से देंगे? उसका नतीजा ये होगा कि लाखों करोड़ों वो भारतीय जो विदेश जाकर अपना पेट भी पाल रहे हैं, परिवार को पैसा भी भेज रहे हैं, देश को भी पैसा भेज रहे हैं और देश की तरक्की में हिस्सेदारी कर रहे हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर अदाकार मोहनलाल ने कहा कि वो आजिज़ी और शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ इस अवार्ड को कबूल करते हैं। मोहनलाल ने कहा कि इनकी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हों में से एक है। इन्होंने इस अवार्ड को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के नाम वक्फ किया। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।